गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी आपकी। CDS CAPF एग्ज़ाम है ना, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आई होप उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है ना। क्योंकि एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो और उसके बाद फिर बोलोगे सर 2 महीने की स्ट्रैटेजी बता दो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है ना। क्रिएटर्स को क्या है, वो तो बना देंगे, बढ़िया व्यूज़ आ जाएंगे उनको, लेकिन उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एट दी एंड आप सफ़र करोगे, है ना। तो इट्स गुड कि आप पहले से तैयारी स्टार्ट करो, एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दो हर सब्जेक्ट को, समझो कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप खुद से, और फिर तैयारी को अपना कंटिन्यू करो, ठीक है। उसी बिहाफ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, दैट इज़ साइंस का स्ट्रैटेजी, है ना। साइंस में भी हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, किस तरह से आपको फिजिक्स को डील करना है वो चीज़ देखेंगे, है ना। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते होंगे कि भाई साइंस की स्ट्रैटेजी के नाम पे आपको जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो उतनी रेलिवेंट नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाके देखते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है कि अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं या फिर कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। कोई ये डिस्कस नहीं करता है कि पढ़ना कैसे है साइंस को, है ना। तो उसी चीज़ को हम डील करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से डील किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ताकि एट द एंड जब आप एग्ज़ाम को देने जाते हो तो 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले जब आप रिवाइज करते हो तो अमाउंट ऑफ नोट्स इतना हो जाता है ना कि उसको रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो बर्डन फील ना हो, इसलिए मैं आज वो भी बता दूंगा कि किस तरह से नोट्स बनाओ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स को पर्टिकुलरली देखते हैं चैप्टर वाइज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, किन पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना है ना, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, वो सारी चीज़ों को। स्टार्ट करने से पहले स्टार मार्क करके एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, साइंस में आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th की NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, और इन दोनों के जो बुक हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्किप कर रहे हैं, एक छोटा सा अगर बॉक्स भी दिया है उसको भी देखो, उसको भी पढ़ो, अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो उसे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको, कि हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना होता है और हम छोड़ के चले जाते हैं उसको। तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पूरा ही है, ठीक है। फिर बाद में कोई ये नहीं बोलेगा सर आपने ये बता दिया था, यहाँ से ये नहीं आया, यहाँ से वो नहीं आया, क्योंकि पढ़ना लाइन बाय लाइन है, क्योंकि इन बिटवीन दी लाइन से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑल्दो जो मैं यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन अगर आते हैं ना आपके फिजिक्स से, तो आई एम अश्योरिंग यू कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ से निकाल के लेके चले जाओगे। लेकिन ट्राई टू टेक एज मच एज यू कैन, है ना, वही वाली चीज़ है। ईजी होता है बहुत ज़्यादा, 10 से 10 लाने की कोशिश करो, 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, यहाँ पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक, है ना। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू अभिषेक सर, इनकी टेलीग्राम आईडी ये है, आप यहाँ पर जाके उनको जो भी आप बात करना चाहते हो कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एस डिफेंस जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर इसको फॉलो करो, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है। डेली हम यहाँ पर क्वेश्चंस डाल रहे होते हैं, जो भी यहाँ पर पढ़ाते हैं इनका PDF यहाँ पर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं रिगार्डिंग योर CDS CAPF एग्जामिनेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है। अगर किसी को आईडी ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैंने QR कोड यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्यों इंपॉर्टेंट है CDS के लिए और या फिर CAPF के लिए साइंस, वो यहाँ पर जस्टिफाई हो चुका है। बहुत लोग पूछते हैं सर साइंस पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े जाए, क्या करे क्या नहीं करे। उसके लिए सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पर डाल दी है कि भाई CDS में 30 क्वेश्चन आते हैं और CAPF में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। 28 से 30 क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं। उठा के देखो आप क्वेश्चन पेपर, 10-15 जितने का उठा के देखना है देख सकते हो, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो CDS में 0.83 मार्क्स और CAPF में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर देखें तो 25 मार्क्स सिर्फ आपका साइंस पोर्शन CDS के लिए और 60 नंबर आपका CAPF के लिए बनता है। अगर मैं बात करूं GS पोर्शन की, तो GS पोर्शन में आप मान के चलो कि 60+ अगर आप लेकर आते हो CDS में तो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, बिलीव मी, ठीक है। और सिर्फ उसी में से अगर आपका 25 नंबर साइंस लेके जा रहा है तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा अगर आप छोड़ के जा रहे हो इसको तो। साथ ही बात करूं मैं अगर CAPF एग्जाम की, 160+ इज अ गुड स्कोर, ठीक है। आप जितना ला सको वो तो दैट्स अप टू यू, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 160+ इज अ गुड स्कोर। अगर उस गुड स्कोर में से 60 मार्क्स अगर आप लेके आ पा रहे हो सिर्फ
आपके साइंस से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू आर फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स और एनी बैकग्राउंड, साइंस इज द इजीएस्ट वन। 9th और 10th क्लास की दोस्त साइंस सबने पढ़ी होती है, तो कोई ये आर्ग्यूमेंट ना दे मेरे को कि यार ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। नहीं आता है तो बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और कोई इसका वो नहीं है, आई एम वेरी रूथलेस व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग्स, है ना, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है। आप जाके अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आएगा। कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। इट्स गुड कि आप जाके थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो वहाँ पर और चीज़ों को देखो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर्स की देख लेते हैं। चैप्टर्स हमारे 9th में कुछ ये 5 चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 10th क्लास में ये कुछ 4 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपका साइंस में है। पहले बात करेंगे यहाँ पर मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। 2 चैप्टर्स को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि काइनेमेटिक्स में ये दोनों चैप्टर्स एक साथ आते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा, ठीक है। इस चैप्टर से आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी और कुछ कुछ जो छोटे टर्म्स होते हैं उनको आप क्लियर करोगे। इस पार्ट में आप एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट होता है, ठीक है। ये चैप्टर है वो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, जहां से दोनों मिलके आपको एक अच्छा 2-3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिक डेफिनेशंस जितने भी हैं, साथ में उनके यूनिट्स, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस में आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना जरा। बेसिक डेफिनेशंस, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना उन डेफिनेशंस के, लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग की अगर बात करें तो बेसिक डेफिनेशन से ही होता है। साथ ही साथ आपके यूनिट्स जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपके यूनिट्स है ना, एक पेज उनके लिए डेडिकेट कर दो और बोलो कि इस पे ही मैं सारे यूनिट्स को लिखूंगा। एट द एंड आप जाके उनको एक बार में रिवाइज कर पाओगे, तो यूनिट्स के लिए वो काम आसान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस में आपके पास वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। कुछ टर्म्स होते हैं लाइक आपके डिस्टेंस, आपके डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो ना, तो जो आगे आप इसका एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको टैकल करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगला मैं अगर बात करूं तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं वही बात करूं एप्लीकेशन पार्ट की, तो यहां पर आपको ये देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस होते हैं फ्रॉम बोथ द केसेस, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यहां पर जो भी आपके वेलोसिटी, कि भाई कब वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, कब वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कैसे होता है वो सारी चीज़ें, तो उसको आप एक बॉक्स में बना के लिख सकते हो, ठीक है। कि जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगा। वो सारी चीज़ें आप अगर देखते हो तो आपको एप्लीकेशन वे में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और क्वेश्चन आप इजिली टैकल कर पाते हो, ठीक है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर आपको जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इन तीनों के ऊपर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से करोगे, NCERT, कहीं भी दूर नहीं जाना, सब कुछ बुक में मिलेगा आपको। 3 से 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर एक के ऊपर मतलब कि जो आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके ऊपर 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनको अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को करो एंड इट विल बी इजी थिंग फॉर यू, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका पूरा पोर्शन दिया है उसको आप जरूर पढ़ना। देखो अगेन आई एम सेइंग दिस कि स्टार मार्क करके रख लो कि आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। यहां पर मैं सिर्फ वो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में रेगुलर है, जो आ रही है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा उन चीजों पर ज्यादा इंफेसिस कर पाओ आप, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। अब ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर बात करूं कोई चीज अगर घुमा रहे हो तो वहां पर उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। तो इस चीज के ऊपर जाके आप थोड़ा सा पढ़ लेना, 3 से 4 लाइनों का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं लॉज ऑफ मोशन की और मोमेंटम की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लॉज ऑफ मोशन में बेसिक आप स्टेटमेंट्स 2 से 3 लाइन की हर एक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, तीनों लॉज की आप उसको लिखोगे। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल लिविंग एग्जांपल्स है ना, स्पेशली फर्स्ट लॉ के और थर्ड लॉ के, आप ढूंढ के लिखो। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो ठीक है, लेकिन आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल करके देख लो कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो वहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे कि भाई एक स्विमर है, यहाँ पर जाता है, हिट करता है, तो वापस उसी स्पीड से वापस आता है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। उनसे अगर आपको बचना है तो आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। साथ में ही मोमेंटम का डेफिनेशन, साथ ही साथ इसका यूनिट। अगर मैं बात करूं ये पूरा आपको प्रिपेयर करना है तो 1 से 2 पेज में आप 2 से 3 पेज मैक्सिमम आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसको चीज़ों को शॉर्ट रखो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, दैट इज द की टू क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, आगे करो। आगे हम बात करें ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसने एक फॉर्मूला जो कि हम अक्सर देखते हैं, F = G(m1m2/r²). इस फॉर्मूले से मेरी बात मानो, हर बार मतलब अगर क्वेश्चन अगर आता है ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इसमें बोलेगा कि डिस्टेंस बढ़ा दी तो बताओ फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें बोलेगा कि एक मास को कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कई सारे इसमें आपके कंडीशंस बन सकते हैं, उन सारी कंडीशंस को देखना है आपको, साथ ही साथ उनको एनालाइज करना है और फिर रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रखना। ठीक है, अब बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें सारे कंडीशंस, इसमें भी आपके 3 से 4 कंडीशंस हैं जो कि बुक में अवेलेबल हैं, जिसमें बोल देगा कि भाई सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना ऊपर जाएगा तो इसमें क्या ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, है ना, या फिर अगर दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग जाए या फिर सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स जाने लग जाए, कहाँ पर ग्रेविटी 0 होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें तो मास और वेट, इनके डेफिनेशंस, साथ ही साथ इनमें डिफरेंस क्या है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं पूछेगा दोस्त, लेकिन फिर भी आप अगर इनके डिफरेंस अगर पता कर रहे हो ना तो साथ ही साथ आप इनको भी देख लोगे तो उनमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वर्क एंड एनर्जी। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और एक आपका जो पहला चैप्टर था उससे भी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस बेसिक डेफिनेशंस एंड देयर एसआई यूनिट। एग्जांपल में मैंने दे दिया है वर्क कि भाई वर्क हो गया, इसका डेफिनेशन क्या होगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस पर बहुत लोगों को डाउट होता है, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ा इंफोसिस करना। जो भी डेफिनेशंस दिए होंगे ना उनको 2 से 3 लाइन में उनके डेफिनेशन लिखो, साथ ही साथ उनके एसआई यूनिट मैंने बोला अलग से पेज में लिख लोगे तो एक पेज में आपका पूरा एसआई यूनिट आ जाएगा, तो बाद में उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेकंड है, कंडीशंस ऑफ वर्क। आपका वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब आपका वर्क नेगेटिव होता है और कब आपका वर्क जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, वर्क डन कब 0 होगा, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मान लो कि अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट करके बताना कि वो कब, मतलब उसका आंसर क्या होगा। इसमें कि यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, जहाँ पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द कुली टू ट्रैवल डिस्टेंस, जहाँ पर एक जो कुली है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बाय लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg। ठीक है, उसने मास को लिफ्ट किया, 10 kg मास था और वो 10 मीटर चला, तो बताओ कि उसका वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, जिन लोगों का आंसर 100 जूल्स आ रहा है ना दोस्त, याद रखो फेल हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अगली अगर हम बात करें दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, टोटल एनर्जी के बिहाफ पे, टोटल एनर्जी को रिलेट करते हुए आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना होगा। ठीक है, साथ में ही साथ आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ोगे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस कि टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी, साथ ही इसका फॉर्मूला दैट इज ½ mv², इसको भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मैं बोलूँगा कि 2 आपके इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे कि बोल देता है काइनेटिक एनर्जी के लिए एक का मास है समथिंग एल्स, दूसरे का बोल देता है कि इसका मास कुछ और है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 का रिलेशन क्या होगा। उस बिहाफ पे आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। साथ ही साथ उसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को भी देखोगे कि भाई क्या होता है, mgh होता है। अगर स्प्रिंग है लगी हुई उस केस में क्या होगा। ठीक है,
स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे पावर क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे, ठीक है। पावर जनरली आपके यहाँ पर यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है इसके लिए, दैट इज कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखोगे। अगला अगर मैं बात करूं दैट इज साउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसमें आता है आपका साउंड। एक साउंड हो गया, लाइट चैप्टर हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो शुरुआत में मैंने आपका डिस्कस किया था फोर्स लॉज ऑफ मोशन वाला। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से हर बार आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड वाला है, उसमें आपका डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इनसे आपके एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि भाई साउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साउंड में अगर मैं बात करूं तो पहले तो आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या फर्क होता है। साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, यही लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो इस चीज को आप डिफरेंस जरा पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एको, रिवर्बेशन, इन सारी चीजों को भी आप देख लोगे। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये डेफिनेशंस का याद होना बहुत जरूरी है। उनमें डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड डेफिनेशंस को डाल देते हैं और बोलते हैं कि बताओ 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, और ऐसे बना के दे देंगे। अब हो जाओगे आप कंफ्यूज। उससे अच्छा है कि आप चीज़ों को जरा ध्यान से, लाइक एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, जो भी डेफिनेशन है बेसिक बेसिक डेफिनेशन, 2 से 3 लाइन में इसको रख लिया करो, ठीक है। अगला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज साउंड वेव्स के टाइप्स, है ना, कि किस किस टाइप के आपके पास साउंड वेव्स होते हैं। लाइक इंफ्रासोनिक हो गया, आपके इस तरीके से जो भी आपके साउंड होते हैं ना उसमें, लाइक इंफ्रासोनिक हो गया, ऑडिबल हो गया, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, एक होता है आपका ऑडिबल, एक होता है आपका इंफ्रासोनिक, एक होता है आपका ट्रांससोनिक, ठीक है। अब इनमें आपकी फ्रीक्वेंसी किसमें कितनी होती है वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इनके एग्जाम्पल्स भी देखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की मतलब कहाँ से, अगर ऑडिबल साउंड है या फिर ट्रांससोनिक है तो वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, कौन कौन उनको सुन सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ये आधे पेज की जो ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ ना आपको टॉपिक्स, ये आप 2 से 3 पेज में हर एक चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें कि आप सिंपल डेफिनेशन लिखो, अगर कोई चीज़ कंसेप्चुअल आ जाती है तो बॉक्स बना के लिख लो, ऐसी चीज़ आपको कर सकते हो, ठीक है। अगला अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ स्पीड ऑन विच साउंड डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर साउंड आपका डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका लेट्स से कि मीडियम हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा कैसे होगा, किस तरह से इनके नोट्स बनाए। कुछ नहीं करना दोस्त, इसको सिंपल एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। फैक्टर्स यहाँ पर जो भी टॉपिक है यहाँ पर लिख देना कि भाई फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें कि भाई मीडियम है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहाँ पर साउंड का किस तरह से हो सकता है, किसमें साउंड ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई कि भाई मीडियम, यहाँ पर मीडियम आ गया, सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज करेगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। क्यों, रीजंस, आप रीजंस अलग से अलग जगह लिख लेना। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप शॉर्ट में बनाओ, ठीक है, ताकि आपको एट द एंड एग्जाम में ईजी हो जाए फॉर रिविजन, ठीक है। सॉलिड में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें गैप बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसियस पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। साथ ही अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ से पता चला कि भाई अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप अगर नोट्स को बनाते हो ना, क्रक्स निकाल के, वो चीज़ आपको एट द एंड बहुत फ़ायदा करता है एग्जाम में। अगला चीज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बोलूँगा, ये तीनों ही चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है, कि भाई लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, इनके बीच में क्या रिलेशंस है, इनके बेसिक डेफिनेशंस आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस, इनके बेसिक डेफिनेशंस और इनके रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। लाइक मैं बोलूँ कि लाउडनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हर बार, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार ये अल्टरनेट में पूछ लेते हैं।
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको किताब में अच्छे से पढ़नी है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। आगे बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें तो देखो यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ दो आप, है ना, फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है। जिसमें कि पहला है कि आपका इमेज फॉर्मेशन, 2 टेबल दिए हुए हैं दोस्त, 2 टेबल फॉर मिरर, ठीक है, और 2 टेबल दिए हैं फॉर लेंस, ठीक है। आप जाओगे उनमें जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इनमें आप देख के पढ़ लोगे कि कब कहां पर इमेज बन रही है। अगर लाइट फोकस से जा रही है तो कहां इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो भी अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं उनमें जाके आप ध्यान से देखोगे, हर बार आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ हम प्लेन मिरर को जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 से 4 कंडीशंस प्लेन मिरर की भी आपकी दी हुई है, आप उसको एक जगह पे बॉक्स बनाकर लिख लोगे कि भाई जब जाती है तो वहां पर उसका इमेज जो है कहाँ बनता है, हमेशा जो है आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो एक बॉक्स बना लो इसके लिए भी, जहां पर आप प्लेन मिरर में पहले आप लिखो कि भाई हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इसका मैग्निफिकेशन साइज जो होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। एक जगह पे ही सारी आपकी चीजें बन जाएंगी। साथ में कहां पर लैटरल इन्वर्जन होता है, क्या नहीं होता है, एक लाइन में ही आप सारी चीजों को आराम से बता सकते हो विदाउट एनी, मतलब ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, चीजों को क्लियर कट रखना है, छोटे रखना है, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। उसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, NCERT में यहाँ पर एप्लीकेशन जो है इसका कि भाई यूजेस थोड़े से कम दिए हुए हैं, आप गूगल जरूर कर लेना इनको और वहां से निकाल लेना, ठीक है। साथ ही में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, आपका यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन, इन दोनों के ऊपर भी आप न्यूमेरिकल्स जो है 2-3 सॉल्व कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो है आपके किताब में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 1-2 दोनों पे सॉल्व कर लोगे, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एग्जाम में जाके आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, जो बोलते हैं क्वेश्चंस नहीं आते हैं न्यूमेरिकल वाले दोस्त, अब एग्जाम इस तरह का हो गया है कि आपको कुछ नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके रिफ्रैक्शन के भी एग्जाम्पल्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो होता है आप इनको देख लेना, मे भी क्वेश्चंस आ जाए, इसमें तो चांसेस कम होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, लेकिन इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि जनरली लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता होता है, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन का नहीं पता होता, तो उसको पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होगा। साथ में पावर ऑफ लेंस की P = 1/f, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त फॉर्मूला, बोल देगा कि फोकल लेंथ अगर बढ़ा दिया तो पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा, तो डेफिनेशन साथ में फॉर्मूला, अगेन आई एम सेइंग कि 2 से 3 लाइन का डेफिनेशन हो जाएगा, साथ में फॉर्मूला, ठीक। आगे अगर हम बात करें ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, ऑल द बेसिक डेफिनेशंस यू हैव टू राइट इन अ पेज, एक पेज पे लिख लो कि कौन कौन से बेसिक डेफिनेशंस होते हैं। रेटिना क्या होता है, कहां पर आपकी बनती है, जो आपकी जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होती है, ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। साथ ही डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स में आपके जैसे कि मायोपिया हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अगर नोट्स बनाना है तो किस तरह से बना सकते हो आप, सेम एक बॉक्स बना लो, यहाँ पर लिखो मायोपिया, यहाँ पर लिखो हाइपरमेट्रोपिया, ये किस तरह से होता है, क्या कारण है इसके होने का, 2-3 कारण आपके दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरह से आप इसको सही से कर सकते हो, कौन सा लेंस आपके लिए पहन सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज, और इसका करेक्शन मतलब कि किस तरह से करें, एक में यहाँ पर लिख दिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए यहाँ पर लिख दिया। एग्जाम में गए एक बार बस पेज पलटा, देखा कि भाई ये प्रॉब्लम्स होती है, इनके ये सॉल्यूशंस हैं, विद इन 5 मिनट्स आप रिवाइज करके निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और सामने वाला पूरा पूरा नोट्स पढ़ रहा होगा अपना। यही फर्क हो जाता है जो एग्जाम क्लियर कर रहे होते हैं और जिनका एग्जाम नहीं क्लियर होता, ठीक है। साथ में डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में भाई कौन सी लाइट कितनी डिस्पर्स करती है, कौन सी लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, कौन ज़्यादा स्कैटर करने वाली है, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख लोगे।
साथ ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई एग्जाम्पल्स है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, 2 लाइन में आपने इसके रीजंस भी बता दिए। जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप पढ़ रहे हो तो 2 लाइन में मान लो इसका आपने डेफिनेशन लिखा, ऑल दो डेफिनेशन इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो आपने 2 लाइन में इसको समझने के लिए इसका डेफिनेशन लिख दिया, साथ ही साथ अपने इसके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए। एग्जाम्पल्स लिखे, मान लो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने एक एग्जाम्पल लिखा, साथ ही साथ आपने 2 लाइन में इसको डिस्क्राइब किया कि भाई ये क्यों होता है ट्विंकलिंग इसमें। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंपल, आपने फिर वही 2-3 लाइन में डेफिनेशंस लिखा। एग्जाम्पल में आप लिख रहे हो कि भाई कलर ऑफ द स्काई ब्लू होता है, एंड दिस इज कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। रीजंस लिख दिया आपने यहाँ पर 2 लाइन में, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर करती है, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें, उसका वेवलेंथ कम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एट दी एंड आपको एग्जाम में जाके बहुत हेल्प करती हैं, आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर पाते हो इनकी वजह से। ठीक है, अब ये नहीं कि लगे पड़े हैं पूरा पूरा स्कैटरिंग छाप रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, फिनोमिना ये वो, कुछ नहीं इतना करना होता है ना, चीज़ों को सिंपल रखना सीखो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव थ्रू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो मैं हर एक चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने 4-5 चैप्टर बताए वो मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। लेकिन आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा दोस्त, है ना। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके हॉन्ट करेंगी चीज़ें। ठीक है, आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। बेसिक डेफिनेशंस अगेन आई एम सेइंग, साथ में इनके एसआई यूनिट्स, यहाँ से भी एसआई यूनिट पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेसिक डेफिनेशंस में आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, साथ ही साथ इनके फॉर्मूले और एसआई यूनिट को भी आप पढ़ रहे होंगे। V इज इक्वल टू आर आई, अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आर आई हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी देख लिया आपने, साथ में इसका यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस देख रहे हैं सर, तो रेजिस्टिविटी भी देख सकते हैं क्या सर, वो भी देख लो, उसकी क्या यूनिट होती है वो भी देख लो। अगेन मैं बोलूँगा कि जो एसआई यूनिट है उसके लिए एक अलग से पेज बना लो, जहाँ पर आप सारी एसआई यूनिट को एक साथ लिख दो। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई वोल्ट मीटर एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कहाँ पर होगा, पैरेलल में कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप वो भी चीज़ देख, जैसे कि आपने लिखा कि भाई वोल्ट मीटर को हम सीरीज में करते हैं सर, मान लो, जैसे वैसे तो पैरेलल में करते हैं, लेकिन मान लो चलो एम मीटर हो गया, इसको हम सीरीज में करते हैं। ठीक है, आपने ये लिख दिया, साथ में आपने एक लाइन में उसका लिख दिया कि भाई इसके यूज़ क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को एनहांस करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फॉर्मूला है इसके बिहाफ पे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट किस तरह से है और सिर्फ इस फॉर्मूले से आप पूरे टॉपिक को कैसे समझ सकते हो, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हो ना, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसे आपको बता रहा हूँ जो इतने सिंपल वे में, तो मेरे लिए इतना सिंपल हुआ होगा शुरुआत में, मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल किया है। जैसे इस सिंगल फॉर्मूले से ही मैं पूरा टॉपिक को समझ सकता हूँ कि भाई लेंथ अगर मैंने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, वो कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्या ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है सर, इन सारी चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सबको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ। टेम्परेचर हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये सारे आपको देखने हैं बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इससे ये पूछ लेगा कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ तो ज़रा मेरे को। सिमिलरली आपको हीटिंग इफेक्ट को भी इसी तरह से पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, I²RT। पूछ लेगा भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपसे पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का करंट का बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस किस तरह से कि भाई ये इस तरह से बना दिया, बोल देगा कि भाई यहाँ पर जैसे कि, एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बोल देगा कोई ये चीज़ है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ पर भी आपका 10 ओम है, बता दो क्या होगा। जिसको फॉर्मूला आता होगा वो एक बार में निकाल के चला जाएगा, जिनको फॉर्मूला नहीं आता होगा वो भूल जाओगे, क्वेश्चन कर भी पाओगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है सर। ठीक है,
बोल देगा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना के दे देगा आपको, ठीक है, साथ में ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देगा, बोलेगा यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है और ये पैरेलल कनेक्शन के अंदर है, तो आप किस तरह से बताओगे? रेजिस्टेंस निकाल के बता दो। इसका कैसे निकालोगे? अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो जिसको पता होगा वो निकालेगा 1/r1/rn अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 निकालेगा और निकल के चला जाएगा। सिंपल, उसके लिए तो ईजी हो गया, जिसने नहीं बनाया उसके लिए एक नंबर चला गया। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है सर, ठीक है। आगे बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट है ये हमारा, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 लाइनों का है। अगेन आप इसको देख लेना आराम से, क्या क्या इसमें होती है, भाई कब क्रॉस कर रहा होता है, जो आपका मैग्नेटिक होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है या फिर स्केलर क्वांटिटी होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के दोनों के एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस दोनों के। एक जगह आपने लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बॉक्स बनाया, लिख दिया भाई क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ कौन से क्लोज लूप में यूजफुल होती है, कौन सी कहाँ पर यूज होती है, सिंपल। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। इसमें क्या देखोगे, पहला तो आपको डेफिनेशंस इनकी पता होनी चाहिए कि भाई ये करते क्या है, ठीक है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि बोल दिया कि भाई मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में किया है, किसने किया है, बोल देगा, एग्जांपल दे देगा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, या फिर उल्टा कर सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कहाँ पर चेंज करती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, बशर्ते आपको चीज़ें पता हो। बेसिक चीज़ें ही तो पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं सर। लास्ट पेज पे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा टाइप्स ऑफ वायर, कि भाई अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग के फायदे क्या होते हैं, इस पे कौन सी आप करते हो कोटिंग, एक ग्रीन कोटेड वायर होती है, एक ब्लैक कोटेड वायर होती है, कौन सी क्या होती है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यूजेज ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ तो आजकल आई थिंक मैंने लास्ट जब 3 साल का पेपर एनालाइज किया, मुझे ये देखने के लिए मिला कि भाई फ्यूज़ के ऊपर बहुत कॉमन क्वेश्चन आने लग गए हैं कि भाई हाई इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हाई वोल्टेज हो गया तो फ्यूज़ बचेगा नहीं बचेगा, फ्यूज़ में वायर कौन सी यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वर्किंग ऑफ फ्यूज़ भी आप देख लेना, वर्किंग इन द सेंस कि आप डेफिनेशन देखो कि भाई फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ का, और कब वो कहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, उसमें कौन सा वायर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको बताए। मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, तभी आपको जाके चीज़ें बेनिफिट करेंगी, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है, बशर्ते आप इन चीज़ों को कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, जो कि मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर और मैंने ये सारे टॉपिक्स निकाले आपके लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि जो हम चीज़ें देख रहे थे, मैं आपको कुछ स्टार मार्क कर देता हूँ, जो चैप्टर्स थे, है ना, ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखो हर एक बच्चे का होता है ना कि थोड़ा सा सर इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आई वुड से कि ये 2 चैप्टर्स जो है आपके, ये जो आपका मोशन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो आपका मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, साथ ही साथ आपका वर्क एंड एनर्जी, और जो ये 3 चैप्टर आप देख रहे हो ना, लाइट रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो ऐसे चैप्टर्स हैं यहाँ पर आपको रिपीटेडली आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो साउंड वाला चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। और मैं, अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री और बायो का भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तभी हम आगे बढ़ेंगे बायो और केमिस्ट्री के साथ, अदरवाइज हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, है ना। थैंक यू सो मच।